हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। 22 मिनट की वीडियो है, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो का एक पार्ट भी, एक वर्ड भी और एक सेकंड भी आप लोग मिस मत करना। बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो किसी हेटर, किसी सपोर्टर के लिए नहीं है, क्योंकि ये वक्त है यूनाइट होने का। आप किसी के भी सपोर्टर हैं, आप किसी के भी हेटर हैं, आज सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की बात करेंगे और इंसाफ के लिए सबका एकजुट एक साथ सहयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ उन चीज़ों पे गौर करेंगे, कुछ उन बातों पे गौर करेंगे जिन बातों पे गौर हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आइए इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो शुरू करती हूँ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोगों को इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन पता है, कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसी वीडियो, कोई भी ऐसा क्लिप और वीडियो का कोई भी पोर्शन जो आप लोगों को पता है, आप डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर करना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है JYOTI JYOTI_देहरादून_। इस पे आके आप मेरे साथ शेयर करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आपने देखी हों वो चीज़ें मैंने भी देखी हों। कभी कभी कोई कोई पार्ट, कोई कोई हिस्सा हमारी आंखों से छूट जाता है और वो आप सबके पास होता है। तो जितना कंट्रीब्यूशन आप इस चीज़ में दे पाएँ, बिल्कुल अपनी साइड से कंट्रीब्यूशन ज़रूर देना और इस अच्छे कॉज के लिए अपना साथ और सपोर्ट ज़रूर देना। चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, पहले इस चीज़ के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी, क्योंकि जिस वक्त पे ये चीज़ें हुई थी उस वक्त पे मैं सपना से रिलेटेड भी चीज़ें नहीं जानती थी और मैं उन पे रिएक्शंस भी नहीं बनाती थी। कभी एक आधा बना लिया तो बना लिया, इतना डीप नहीं जानती थी। इसीलिए इस मुद्दे पे मैंने पहले कभी बात ही नहीं की, क्योंकि जिस मुद्दे के बारे में मुझे पता ही नहीं, मैं उस पर किस कॉन्फिडेंस से बात करूं। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें मेरे सामने क्लियर हो रही हैं, धीरे धीरे मैं चीज़ें देख रही हूँ, सुन रही हूँ, समझ रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अब जो इंसाफ होगा उस इंसाफ से अंकल आंटी भी संतुष्ट होंगे और सपना और उसकी बच्चियां भी संतुष्ट होगी। जो इंसाफ शायद किसी कारणवश, किसी मजबूरी या किसी डर में ये परिवार अपने लिए नहीं ले पाया, अब उस इंसाफ के लिए पराए लोग उतरे हैं मैदान में, जिनका इनसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। पहले भी इन्हीं के घर के बच्चे के न्याय दिलाने के लिए एक पराई औरत मैदान में उतरी थी। एक पराई औरत इनके घर तक पहुंच गई थी। एक पराई औरत ने पुलिस कमिश्नर के आगे पूरी केस स्टडी रख दी थी। उस पराई औरत ने टिक्की वाले से लेकर उस सड़क के आसपास की पूरी R&D कर ली थी, लेकिन उस पराई औरत को बाद में चुप करा दिया गया, जबकि वो पराई औरत अपने लिए कुछ नहीं कर रही थी। वो इन्हीं के घर के चिराग के लिए क्या कर रही थी? इंसाफ मांग रही थी। अब वापस से चीजें खुलेंगी और इस बार सुनने में ये भी आया है कि अलका को केस में सपोर्ट करेंगी सपना। जो केस हमारे सामने एक पूरी मिस्ट्री बनी हुई है, एक ऐसे इन्फ्लुएंसर की जिस इन्फ्लुएंसर को आप में से हर कोई बहुत प्यार करता था, बहुत इज्जत करता था, बहुत रिस्पेक्ट करता था। उसी इन्फ्लुएंसर की जो जिंदगी यहाँ से चली गई वो एक मिस्ट्री बन के रह गई। आज कुछ चीज़ें जहाँ पे आप लोगों का गौर में डालना चाहूँगी। एक और कमेंट मेरे पास कल आया था मेरी ही वीडियो के नीचे, वो कमेंट भी मैं यहाँ पे लगा दूंगी। जब इन्होंने ये वाला कमेंट मुझे किया तो मुझे नहीं पता था, आप मेरा रिप्लाई भी नीचे देख सकते हो, कि ये कौन से रिकॉर्डिंग की बात कर रही है। मैं समझ नहीं पाई। जैसे कि मैंने बोला कि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा इनके वीडियोज़ व्लॉग्स को फॉलो नहीं करती थी, नहीं मुझे इतना ज़्यादा पता था, मैं नहीं आई थी उस समय पे काइंड ऑफ, और मैं किसी और क्रिएटर पे रिएक्शन देती थी, इस चीज़ पे नहीं देती थी। जब मैंने पूछा तो फिर मुझे DM में उस वीडियो का पर्टिकुलर लिंक दिया गया और जाके मैंने वो वीडियो चेक करी जिस रिकॉर्डिंग की यहाँ पे बात हो रही है। सबसे पहले मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस परिवार के लोग रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं। सपना ने रिकॉर्डिंग करी, पहले उसकी रिकॉर्डिंग को एज अ एविडेंस सबने सुना और उस पर विश्वास किया, फिर उसी रिकॉर्डिंग करने की उसकी जो हैबिट थी उसको क्वेश्चन कर दिया कि ये रिकॉर्डिंग क्यों करती थी। हालांकि सपना की हुई हर एक रिकॉर्डिंग उसके हिसाब से एक एविडेंस था, जो उसके साथ चीज़ें होती थी उस चीज़ से रिलेटेड उसने वो एविडेंस कलेक्ट करे हुए थे, ठीक है। लेकिन उसको फिर भी रिकॉर्डिंग के लिए गलत बोला गया कि हाँ ये रिकॉर्डिंग करने की हैबिट सही नहीं है,
इसका मतलब तुम्हारा मन में चीज़ें खटक रही थी और तुम लोगों का रिलेशनशिप जो था वो ट्रस्ट वर्दी था ही नहीं, ट्रस्ट इश्यूज थे, ठीक है। लेकिन इस परिवार में तो रिकॉर्डिंग पहले से होती है, इस परिवार में तो रिकॉर्डिंग हर कोई करता है। सपना की रिकॉर्डिंग अपने लिए एविडेंस कलेक्ट करने के लिए थी, लेकिन जब मैंने वो व्लॉग देखा जहां पे आंटी जी और भैया की रिकॉर्डिंग हो रही है, एक तरीके से देखा जाए तो वो भैया की लास्ट कॉन्वर्जेशन अपनी मम्मी से थी, लास्ट कॉन्वर्जेशन, जहां पे उनको ये गाइडेंस दी जा रही थी कि बेटा उस रास्ते से नहीं, दूसरे रास्ते से आना, तारे टूट गई हैं, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है। आंटी तो घर में थी, आंटी के साथ बच्ची भी घर में थी, तो आंटी को ये इंफॉर्मेशन किसने दी थी कि बाहर तारे टूट गई हैं, बाहर ऐसा मौसम है? क्योंकि घर के अंदर बैठे हुए हमें कैसे पता कि बाहर रस्तों में या जिस साइड में भैया गए हैं वहां पे तारे टूटी होंगी। डेफिनेटली आंटी को भी किसी ने ये बताया होगा ना कि उस वाले रूट में तारे टूटी हैं, आप बोल देना कि दूसरे वाले रूट से आए। माँ ने कंसर्न जताते हुए अपने बेटे को बोला, बेटा दूसरे रूट से आना, वहां पे तारे टूट गई हैं। और सिर्फ वही रिकॉर्डिंग क्यों करी गई? ये तो एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन थी, ना तो कोई एविडेंस था ऐसा, ना कुछ थी, एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन जो माँ बेटे की चल रही है। मुझे बस ये बता दो कि वो रिकॉर्डिंग क्यों करी गई। अगर सपना ने इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स करी, अगर उसकी रिकॉर्डिंग्स पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि सपना ने वो रिकॉर्डिंग क्यों करी, तो आंटी और भैया की कॉल रिकॉर्डिंग क्यों करी गई और वही कॉल रिकॉर्डिंग बाद में ऑडियंस को क्यों सुनाई गई? क्या हमें इसके अलावा कोई रिकॉर्डिंग सुनाई गई जिस रिकॉर्डिंग में आंटी के पास ये न्यूज़ आई कि आपके बेटे के साथ ये घटना हो गई है? वो रिकॉर्डिंग सामने आई। अगर ये रिकॉर्डिंग जो मायने भी नहीं रखती होना ना होना वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए थी, जिस समय आंटी को खबर मिली, जिस समय ये सब चीजें हुई, जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग्स थी, वो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करी? जो जरूरी होती वो रिकॉर्ड नहीं करा, और जिसकी जरूरत भी नहीं थी वो वाली बातचीत एक माँ बेटे की रिकॉर्ड करी गई और हमारे सामने वही दिखाया गया। क्या ये चीजें आपको अजीब सी, अटपटी सी नहीं लग रही है? फिशी सी नहीं लग रही है कि ऐसे कैसे रिकॉर्डिंग होती थी यहां पे? एनीवेज, भैया की कॉल रिकॉर्डिंग के हिसाब से उन्होंने टिक्की का कोई जिक्र किया ही नहीं हुआ उसमें कि मैं अब टिक्की खाने जाऊंगा या मैं टिक्की खाऊंगा। ये टिक्की वाली कहानी भी फैमिली ने ही आके सुनाई, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी लास्ट कॉन्वर्जेशन जो अपनी मम्मा के साथ करी उसमें वो साफ बोल रहे हैं कि मैं चाचा जी के घर पे हूं और उस घर पे वो अपने परिवार वालों के साथ ही थे, दोस्त यार और परिवार वाले लोग जो जिनके साथ वो अक्सर घूमा करते थे, समझ रहे हो, परिवार वाले लोग और दोस्त यार, उनके साथ वो चाचा जी के घर पे हैं जहाँ पे शादी होने वाली है। जो शादी वाला घर है वहां पे खाने पीने की कोई कमी थोड़ी होती है कि शादी वाला घर छोड़ के कोई इंसान टिक्की खाने के लिए जाएगा। सबसे पहले तो टिक्की खाने के लिए, ठीक है, ये सारे सीन। उसके बाद आंटी ने जैसे कि बताया कि उसके बाद आंटी को बताया जाता है कि ऐसे ऐसे किसी और का नाम लेके कि उसका हुआ है एक्सीडेंट। बाद में आंटी को पता चलता है कि नहीं, वो किसी और का नहीं, आंटी के खुद के बेटे का हुआ है। कोई पोस्टमार्टम नहीं होता, हॉस्पिटल ले जाते हैं लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि ये नहीं है। हम वापस वहां से ले आते हैं, कोई पीएम नहीं होता। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला, अगर पीएम होता तो पता चलता बॉडी में कितनी जगह इंजरीज थी, क्या कॉज था, क्या कॉज था ये चीज होने का। हेड इंजरी थी, गले की इंजरी थी, कौन कौन सी इंजरी थी, सारी रिपोर्ट आ जाती। नहीं कराया, वो चीज नहीं कराई। उसके बाद क्या एक्सक्यूज दिया गया? सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई और एक्सक्यूज क्या दिया गया? गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि ना तो किसी को नंबर दिखा, ना तो गाड़ी का रंग दिखा, ना ही किसी ने कुछ देखा। वो काम तो पुलिस का था ना, पुलिस ढूंढ लेती नंबर भी, पुलिस ढूंढ लेती कलर भी, पुलिस ढूंढ लेती सब कुछ। आप लोग खुद क्यों बने हुए थे वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? इसके लिए पुलिस थी ना, क्यों नहीं दिया वहां पे? उनको करने देते इन्वेस्टिगेशन। वो गाड़ी की स्पीड चाहे कितनी भी तेज होती, वो निकाल लेते कि कौन था, वो निकाल लेते कि कौन था।
जो फुटेज सीसीटीवी हमें दिखाई गई, उस फुटेज में देख के कहीं से कहीं तक आपको कोई पहचान में आ रहा है? ना तो वो 5-7 लड़के पहचान में आ रहे हैं, ना ही कहीं पे वहां पे भैया पहचान में आ रहे हैं। पूरी ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज है वो अंधेरे की, जिसमें कोई भी नहीं पहचान में आ रहा है, कोई भी पहचान में नहीं आ रहा है। इत्तो सा भी 0.05% भी कोई पहचान में नहीं आ रहा है कि कौन 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 है, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन क्या है। चलिए, यहां तक भी सही है। उसके बाद अफरा तफरी में कोई छोटा मोटा इंसान इस दुनिया से नहीं गया था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गया था, जिसकी अंतिम यात्रा भी इज्जत के साथ होनी चाहिए थी। इज्जत के साथ एक नॉर्मल इंसान भी दुनिया से जाता है तो उसके भी दह संस्कार में, अंतिम संस्कार में पास पड़ोसियां, गांव की भीड़ लग जाती है, गांव की भीड़। ये इंसिडेंट तब हुआ जिस समय पे ना तो उस लड़के के पिताजी उस जगह पे मौजूद थे, ना ही उसके बीवी बच्चे उस जगह पे मौजूद थे। उस गांव में मौजूद थी उनकी मम्मी, उनकी बहन और भैया खुद। पापा शिवपुरी थे, बीवी बच्चे अपने मायके में थे। उस समय पे ये घटना घटित हुई। ना तो एक बाप ने ऑन द स्पॉट चीजें देखी होंगी, उनको भी वहां से वहां पहुंचने में वक्त लगा होगा, बीवी बच्चों को भी उस जगह से वहां पहुंचने में वक्त लगा होगा, और माँ तो होश में थी ही नहीं। माँ तो बोल रही थी अपनी एक वीडियो में कि मैं तो शक्ल भी नहीं देख पाई, मुझे कुछ नहीं पता कि कब कब क्या कैसे क्या हुआ। वो अपने बच्चे को देख भी नहीं पाई हैं। उनकी वीडियो में बकायदा उन्होंने ये बोला हुआ है कि मैं तो देख भी नहीं पाई, मैंने देखा भी नहीं, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। इतने बड़ा सोशल इन्फ्लुएंसर रातों रात चला गया, जिसकी अंतिम दर्शन कोई नहीं कर पाया, किसी की कोई वीडियो, कोई फोटो, कुछ भी प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया गया। कभी कोई नॉर्मल भी किसी की जिंदगी से जाता है तो उसके भी इंसान आखिरी मेमोरी की तरह चीजें अपने पास रखता है। आपको याद होगा ना, जब दादाजी गए थे, राजवीर भैया ने दादाजी की एक एक चीज रिकॉर्ड करी थी, एक एक चीज की वीडियो बनाया था, एक एक चीज, सब कुछ उनके पास था दादाजी का, सब कुछ उन्होंने व्लॉग के माध्यम से दिखाया था, राइट। लेकिन जब भैया यहां से गए, इस दुनिया को छोड़ के गए, उस समय पे चुनिंदा 5-7 लोगों की भीड़ थी सिर्फ, जबकि गांव में बातें हवा की तरह फैलती हैं और सबसे ज्यादा यूनिटी गांव में होती है, इकट्ठा हो जाते हैं सबके सब तुरंत। बहुत कम लोगों की भीड़ वहां पे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, मौका तक नहीं दिया, मौका तक नहीं दिया। वीडियो तो छोड़ो, एक फोटो भी तब आई जब मांग मांग के ऑडियंस थक गई, जब ये आरोप लग गए कि ये झूठ बोल रहे हैं, वो इंसान इस दुनिया से गया ही नहीं। प्रेशर में आके एक फोटो दिखाई गई, और वो फोटो देख के तो और आंखें फटी की फटी रह गई। वो फोटो देख के और आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस फोटो में जिस तरीके का एक्सीडेंट हमारे सामने बताया गया, सीसीटीवी से दिखाया गया कि एक गाड़ी जो कि इतनी ज्यादा स्पीड में थी कि उस गाड़ी के नंबर तक पढ़ पाना मुश्किल था, उस गाड़ी का कलर तक समझ पाना मुश्किल था, कोई पढ़ नहीं पाया, किसी को पता नहीं चल पड़ा। उस गाड़ी से एक इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा इंसान टकराता है और उसकी बॉडी पे एक खरोच का निशान भी नहीं आता है। आप अगर नॉर्मली जब किसी साइकिल से भी गिर जाते हैं ना, तब भी आपके शरीर पे खरोंच आती है, तब भी आपके शरीर पे कहीं ना कहीं चोट लग जाती है। लेकिन उस बॉडी के हाथ पैर एकदम सफेद चिट्टे, एकदम सफेद चिट्टे, एक इतना सा भी इंजरी का स्पॉट नहीं था। चिथड़े उड़ते हैं ऐसी एक्सीडेंट्स में, लिटरली रुकता नहीं है ब्लड। और यहां तो पीएम भी नहीं हुआ था, कैसे रुका ब्लड, कैसे रुका? पीएम जब होता है तब मेक श्योर करते हैं हॉस्पिटल वाले कि स्टिचेस वगैरह सब चीजें करके, सोल्यूशन वगैरह डाल के ब्लड को वहीं पे रोक लेते हैं, पैक कर देते हैं बॉडी, राइट। लेकिन यहां पे तो वो भी नहीं हुआ था। बिल्कुल इतने साफ सुथरे हाथ पैर, और जो भी था चीजें वो बैक में, सर के बैक में, और आंखों का कुछ हिस्सा रेड हो रखा था। सस्पिशियस बॉडी जो कि बताई हुई सिचुएशन के साथ मैच नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। शायद इसीलिए यहां पे आवाज उठाई थी अलका ने, इसीलिए।
वो उस जगह पे भी इन्वेस्टिगेट करने गई जहां पे ये हादसा हुआ, और वहां पे भी उनको कुछ अजीबोगरीब चीजें पता चली थी कि किसी और का हुआ था, किसी और का नाम ले दिया, और जिसका हुआ था वो शायद बच गया था, ऐसा कुछ वहां पे ऐसा हुआ था। उसके बाद वो इनके घर तक गई। जब इनके घर तक गई तो उन्होंने खुद उस घर की सिचुएशन बताई थी कि उस घर में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ ऐसा हुआ है। सपना से मिलने नहीं दिया, बाहर उनके ससुर जी बैठे थे जिन्होंने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लिया केस के लिए। लेकिन फिर भी अलका ने हार नहीं मानी, उसने अपने एंड पे केस किया, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, फैन फॉलोइंग थी उनकी, लोग उन्हें प्यार करते थे, लोग उन्हें प्यार करते थे। जब उसने अपने एंड पे पर्सनल लेवल पे ये चीज कराने की कोशिश करी तो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक आदमी को पकड़ा भी गया, पी चौधरी। अब ये पी चौधरी कौन है ये आप लोग अपने आप पता लगाने की कोशिश कीजिए, जिसके साथ अलका की ऑलमोस्ट 1 घंटे की बात भी हुई है, पूरी बातचीत हुई है, जो टाइम आने पे आप लोगों के सामने शायद रख भी दी जाएगी। ठीक है। पी चौधरी नामक एक प्राणी को पूछताछ के लिए कॉल आता है पुलिस स्टेशन से, और जैसे ही उस इंसान को इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, अफरा तफरी मच जाती है सपना के घर में। सबसे ज्यादा सपना के ससुर जी और मामा जी एकदम से अफरा तफरी मच जाती कि ये कैसे किसी ने बुला लिया, ये कैसे हो गया, हमने तो कोई केस नहीं करा, हमें तो कोई केस नहीं करना। और उसके बाद आती है सपना की तरफ से एक वीडियो। वो तो सपना के ससुराल पक्ष के लोगों को उठा के लाए थे, सपना को क्या मिर्ची लगनी थी, सपना के मायके से थोड़ी किसी को उठा के लाए थे, सपना को क्या ऑब्जेक्शन होना था, सपना को ऑब्जेक्शन होना नहीं था। सपना को वो वीडियो बनाने के लिए कहीं ना कहीं बोला गया कि रुकवा दो। और जब सपना ने बोला उल्टा सीधा बोला, तब जाके जब सामने वाले बंदे खुद अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए न्याय नहीं चाहते, तो कोई भी इंसान क्या करेगा, फिर गाली थोड़ी खाएगा। बाद में तो कंसेंट फैमिली का ही चाहिए होता है, चाहे वो होंगे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, चाहे रहे होंगे हम उनके फैंस, लेकिन जब तक फैमिली ही कंसेंट नहीं देगी चीजें आगे बढ़ाने का, तब तक कोई कैसे चीजें आगे बढ़ा सकता है, कैसे बढ़ा सकता है, कोई भी चीजें आगे नहीं बढ़ा सकता। और वहीं से चीजें बैकआउट हो गई। अब तो साल भर से भी ऊपर हो चुका है, बहुत लंबा गैप हो चुका है, चीजें इन्वेस्टिगेट करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत प्रॉब्लम। पता नहीं ये केस एक्सेप्ट होगा भी या नहीं होगा, ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक बहुत लंबा गैप हो गया है। लेकिन आज की परिस्थितियों को देख के मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि इनके घर में कोई लाचार नहीं था। अगर ये लोग अपने सो कॉल्ड चैनल्स के लिए जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, सो कॉल्ड किसी को डराने धमकाने के लिए जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, तो इन्होंने अपने घर के एक इतने बड़े इंसिडेंट के लिए रिपोर्ट करी क्यों नहीं? क्यों इतने बड़े इंसिडेंट को एक अलग मोड़ दे दिया गया, एक अलग कहानी बता दी गई, जबकि वो कहानी कहीं से कहीं तक मैच हो ही नहीं रही थी? क्यों राजवीर भैया और उनकी मम्मी की लास्ट कॉल रिकॉर्डिंग हुई? क्यों वो रिकॉर्डिंग हुई? क्या जरूरत थी उस लास्ट कॉल रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करने की? और कैसे पता था कि वो एक लास्ट रिकॉर्डिंग हो सकती है जिसको बाद में व्लॉग में लगाया जाएगा? उसके आगे की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दिखाई? उसके पीछे की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दिखाई? बाकी कॉल रिकॉर्ड्स क्यों नहीं करे? बहुत सारी चीजें यहां पे गड़बड़ हैं, बहुत सारी चीजें गड़बड़ हैं। आई डोंट नो कि इस फैमिली की क्या मजबूरी है। अगर मजबूरी ये थी कि घर के लोगों को हार्म पहुंच सकता था, जैसा कि बताया कि सपना ने नहीं करने दी, क्योंकि सपना को अपनी बच्चियों का डर था। सपना को अगर अपनी बच्चियों का डर था तो एक एक्सीडेंट केस से सपना को अपनी बच्चियों का डर क्यों होगा? बच्चियों का डर होता है जब एक्सीडेंट नहीं, ये चीज करवाई गई हो, दुश्मनी में करवाई गई हो। सपना को अगर डर हो रहा होगा तो दुश्मनों से हो रहा होगा ना। एक एक्सीडेंट केस में अगर पुलिस कंप्लेन होगी तो उससे सपना के बच्चियों को क्या खतरा? सोचने की बात है ना। एक रैंडम एक्सीडेंट केस में सपना की बच्चियों को क्या खतरा? सपना की बच्चियों को खतरा तब होता जब दुश्मनी में ये चीज होती, तब खतरा होता। राजवीर भैया उस दिन अपने दोस्तों के साथ थे, परिवार वाले फ्रेंड्स के साथ, परिवार के लोगों के साथ जिनके साथ वो अक्सर उठते बैठते थे, जो उनके हम उम्र रहे होंगे, उन्हीं के साथ थे। चाचा जी की बेटी की शादी के लिए वहां पे गए थे। रास्ता चेंज कराया गया, कैसे पता कि कौन से रास्ते पे कौन सी तार गिरी है, और भैया को फोन करने के लिए एडवाइस किसने किया?
कि फ़ोन कर दो। आंटी को ये इन्फॉर्मेशन, आंटी घर के अंदर बैठी है, ये इन्फॉर्मेशन उनको किसने बताई कि रास्ते में ऐसा हो गया है और अपने बेटे को ऐसा बोल दो? फ़ोन किसने करवाया और वो फ़ोन रिकॉर्ड क्यों हुआ? माता पिता मजबूर हैं, माता पिता को खुद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अंकल तो खुद बाद में पहुंचे। रियल सीन और सिनारियो तो उनके आने तक सब कर दिया गया होगा बराबर, वो खुद वहां पे नहीं थे। आंटी जो अपने बेटे की शक्ल भी नहीं देख पाई, बीवी जो वहां पे मौजूद ही नहीं थी, तो उनके बेटे के साथ एक्चुअली क्या से क्या हो गया ये कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा कि उस समय पे उनके साथ क्या हुआ। लेकिन उनको इस चीज की तहकीकात निडर होकर करानी थी। अब अगर मैदान में अब अलका उतरी है तो यहाँ पे खतरा हर उस इंसान को हो सकता है। अगर वो खतरा सपना की बच्चियों को इस केस को रीओपन करने से हो सकता है, जो कि होगा, डेफिनेटली खतरा होगा, तो हर उस इंसान को खतरा हो सकता है जो जो इस केस पे आवाज उठाएगा। जो जो इस केस पे आवाज उठाएगा, हर एक उस इंसान को खतरा हो सकता है। क्योंकि सपना के कमेंट सेक्शन में उस दौरान सपना को गोली मार देने तक के भी कमेंट्स आने लग गए थे। जिस समय पे अलका ने ये मुहिम छेड़ी थी कि भैया को न्याय दिलाना है, उस दौरान सपना के कमेंट सेक्शन में हम तुझे क्या, तेरे पूरे परिवार को ऐसे ऐसे मार देंगे, वो स्क्रीनशॉट आज भी रखे हुए हैं, आज भी रखे हुए हैं। ये तक धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी, ये धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी। और आज भी कुछ जो बहुत डेंजर खतरनाक वाले कमेंट्स आते हैं, वो कमेंट्स कहाँ से आते होंगे ये आप लोग ज़रूर सोचना, क्योंकि YouTube की नॉर्मल ऑडियंस किसी को इस तरीके से धमकी देने वाले इतने नफरत भरे हुए कमेंट्स नहीं करती। वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और हेट की बात करती, लेकिन इस लेवल के कमेंट्स नहीं करती जो उस लेवल पे कमेंट्स उस दौरान सपना के लिए आने लग गए थे कि ऑन सोशल मीडिया भी उसको धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी गोली मारने की। तो मामला जैसा सोच रहे हैं उससे बहुत अपोजिट है। एंड आई विश एंड आई होप कि जिस तरीके से पहले इस बात का मुंह बंद करा के इस मैटर को खत्म कर दिया गया, इस बार ये मैटर खत्म ना हो। जिस तरीके से अंकल आंटी चैनल के लिए डंके की चोट पे खड़े हो गए, पड़ोसी खड़े हो गए, अब मैं चाहती हूं कि एक एक बंदा जो भी अंकल आंटी से प्यार करता है उनके बेटे को न्याय दिलाने में आगे बढ़कर आइए। वो दोस्त जो क्लेम करते हैं कि भैया उनके फ्रेंड्स थे, वो सब आगे आए और सब मिलके बोले कि यस, इस केस को रीओपन होना चाहिए, माता पिता को उनके बेटे के लिए इंसाफ मिलना चाहिए, एक बीवी को अपने पति के लिए इंसाफ मिलना चाहिए, 2 मासूम बच्चों के पिता जिसने इस दुनिया से उठा लिए उसके लिए इंसाफ मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, चाहे वो सपोर्टर हो चाहे वो हेटर हो, क्योंकि ये इंसाफ इस पूरे परिवार के लिए होगा और इसमें हम एकजुट हो सकते हैं और इसमें हमें एकजुट होना चाहिए। और जो इसमें एकजुट नहीं होगा, जो इस चीज से बैकआउट करेगा, समझ लेना चोर की दाढ़ी में तिनका। जिसने अब इस केस से बैकआउट किया या इसके विरोध में कुछ बोला या फिर इस चीज को एक अलग वो करने की कोशिश करी, तो समझ लेना वही वो इंसान है जो चाहता है कि ये चीज दोबारा से हाईलाइट ना हो और वापस से एक बार फिर दबाव बना के इन चीजों को बंद करवा दिया जाए। तो अब एक्चुअल में देखना है कि कौन चाहता है इस परिवार को इंसाफ दिलाना, कौन कितना करीबी है अंकल आंटी के और कौन कितना करीबी है सपना और उसके बच्चों के। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।